The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है डेडलॉक। किसान आंदोलन और उसे लेकर सरकार के रवैये से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए यही शब्द ठीक होगा। किसान कानून खत्म कराना चाहते हैं। सरकार बस इसी एक बात पर राजी नहीं है। सरकार मीटिंग दर मीटिंग समय जुटाकर गणित लगा रही है कि क्या किया जाए, लेकिन इस समय ने एक तीसरी पार्टी के लिए मौका पैदा कर दिया। विपक्ष, जो इस बिल के कानून बनने से पहले कहां था ये वही जानता होगा, लेकिन अब किसानों के विरोध में अपना सुर मिलाकर अपने लिए संभावनाएं खोजना चाहता है। किसानों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद से पहले विपक्षी पार्टियों के समुच्चय को समझने की कोशिश लाजमी है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि नए संसद भवन को बना रही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से डांट क्यों पड़ी। लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। पानी आए ना सर, पहुंच नहीं सके। रास्ते में कुछ रास्ते की समझ नहीं आ रही थी। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी तत्तापानी है सर। बाकी लोग तत्तापानी हैं। जी सर, हम थक गए थे इस वजह से हम नहीं आए। मुझे ये बताओ कि अब्बासपुर से तत्तापानी पैदल पहले गए हो आप लोग कभी? सर एक बार गए थे बहुत पहले। तो कम ही होता है जब जम्मू कश्मीर और पाक के कब्जे वाले कश्मीर को बांटने वाली नियंत्रण रेखा से कोई अच्छी खबर आए, लेकिन 7 दिसंबर को ऐसा हुआ। 2 लड़कियां जो भूले से नियंत्रण रेखा पार करके भारत की तरफ आ गई थीं, सकुशल पाकिस्तानी अधिकारियों के सुपुर्द कर दी गई। 6 दिसंबर को सेना की अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों ने देखा कि 2 लड़कियां पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के इलाके में भारत की तरफ आ रही थी। नियंत्रण रेखा पर किसी अनजान शख्स की मौजूदगी बहुत गंभीरता से ली जाती है, लेकिन निहत्थी बच्चियों को देख सैनिकों ने संयम दिखाया। उनसे पूछा कि कौन है। एक लड़की 17 साल की थी और दूसरी 13 साल की। पता चला कि वो अपने गांव अब्बासपुर से तत्तापानी नाम की जगह जा रही थी। नाले के रास्ते चलते हुए उन्हें पता नहीं चला कि वो नियंत्रण रेखा पार करके आई। इसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान में अधिकारियों से संपर्क किया। जब ये पक्का हो गया कि लड़कियां वाकई खो गई थीं, तो 7 दिसंबर को सेना ने चकंदाबाग में पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों लड़कियों को नियंत्रण रेखा के उस पार भेज दिया। नियंत्रण रेखा एक मोर्चा है। वहां 2 विशाल सेनाएं आए दिन एक दूसरे पर बारूद बरसाती हैं। ये कितनी सुंदर बात है कि ऐसे माहौल में भी संगीन उठाए हमारे सैनिक ये नहीं भूलते कि वो इंसान पहले हैं। बेकसूरों की रक्षा की परंपरा का शानदार उदाहरण पेश किया है भारतीय सेना ने। लल्लन टॉप की तरफ से उन्हें ढेरों बधाई। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी एक दुखद समाचार से जुड़ी है। नौसेना के लापता पायलट कमांडर निशांत नहीं रहे। 26 नवंबर 2020 को एक मिग-29 के ट्रेनर विमान INS विक्रमादित्य से उड़ा था। यह एक ट्रेनिंग मिशन था जिसमें कमांडर निशांत सिंह इंस्ट्रक्टर की भूमिका में थे। शाम 5 बजे के आसपास दोनों पायलट्स ने जेट से इजेक्ट किया। एक पायलट को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कमांडर निशांत सिंह 7 दिसंबर तक लापता थे। आज खबर आई कि उनका पार्थिव शरीर अरब सागर में लोकेट कर लिया गया। जहाज का मलबा 29 नवंबर को ही मिल गया था, लेकिन कमांडर निशांत का पता करने के लिए नौसेना को एक लंबा खोज अभियान चलाना पड़ा। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। इस पर मिग-29 के विमान तैनात रहते हैं। वायुसेना जिस मिग-29 का इस्तेमाल करती है उसी में बदलाव करके मिग-29 के बनाया गया है नौसेना के लिए। रूस में बनने वाले इस विमान का पहला ग्राहक भारत ही है। एक साल में ये तीसरा मिग-29 के हादसा है। नौसेना ने इस मामले में पहले ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अगली सुर्खी, आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि DDC के चुनाव के लिए चौथे दौर का मतदान हुआ। इस दौरान प्रशासन ने दक्षिणी कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इससे पहले के 3 चरणों में भी ऐसा किया गया था।
अब इस चुनाव में 4 और चरणों का मतदान बाकी है, जो 19 दिसंबर को पूरा होगा, 22 को नतीजे आएंगे। अमूमन जब हम आपको मतदान के बारे में बताते हैं तो परसेंटेज भी बताते हैं, पर मैंने बताया इंटरनेट बंद है, इस खबर को आने में कुछ और वक्त लगेगा। तीसरी सुर्खी जुड़ी है नए संसद भवन से। भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए संसद भवन है। जगह न होने के चलते किसी सांसद को अंदर न घुसने दिया गया हो, ऐसी सूचना कभी समाचार लिखने तक नहीं आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तय पाया कि देश को एक नए संसद भवन की जरूरत है। ये मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें लुटियंस दिल्ली के उस हिस्से का कायाकल्प होना है जिसे आप भारत में सत्ता की गद्दी कह सकते हैं। मतलब इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जगह। गहरी आर्थिक मंदी के दौर में जब रक्षा से लेकर शिक्षा तक बजट की कटौती हो रही है, तकरीबन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की उपयोगिता और आवश्यकता पर कई विद्वान गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए भी कि इसमें बन रही इमारतें पहले से हैं, मसलन संसद भवन, प्रधानमंत्री और उनके आवास और दफ्तर। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी। बावजूद इसके कि मामला अदालत में लंबित था, केंद्र ने सितंबर 2020 में नए संसद भवन का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दे दिया। इसकी कीमत थी 861 करोड़ 90 लाख रुपए। 5 दिसंबर को ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐलान किया कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। लेकिन कोर्ट की अनुमति आज मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भूमि पूजन हो सकता है, लेकिन केंद्र सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाली इमारतों के लिए किसी तरह का निर्माण या तोड़फोड़ ना करे, ना ही किसी पेड़ को काटे। अदालत ने पहले से चल रहे निर्माण पर केंद्र को लताड़ लगाते हुए कहा कि याचिकाओं पर विचार हो रहा है, तब भी केंद्र प्रोजेक्ट पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि भूमि पूजन के बाद कोई निर्माण या तोड़फोड़ नहीं होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गंभीर बहस है। हम भी विस्तार से आपको इसके बारे में, इसके सब पहलुओं के बारे में, पक्ष विपक्ष के बारे में बताते रहेंगे। आखिरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। 5 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने प्रेस के सामने एक पुराना तार छेड़ा। कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी मुल्कों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। रॉय ने यही बात 6 दिसंबर को भी दोहराई। अमित शाह भी बंगाल दौरे पर कह चुके हैं कि सीएए का लागू होना बस अब वक्त की बात है। क्योंकि सीएए को लेकर राय अब भी बटी हुई है, तो ये कवायद शांति से अंजाम तक पहुंचेगी, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। बात बंगाल की चली तो ये भी बता दें कि आज फिर बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस लाठीचार्ज के चलते उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई। ये लाठीचार्ज सिलीगुड़ी में हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। खबर है कि कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पत्थरबाजी हुई और फिर ये कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की पुलिस का कहना है कि उसकी तरफ से लाठियां नहीं चली, लेकिन भाजपा इस बात को यूं ही जाने देने के मूड में नहीं है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल में है। यहाँ पार्टी उत्तर कन्या अभियान नाम से रैलियां निकाल रही है। इसकी अगुवाई खुद पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष कर रहे हैं। आज निकली दूसरी रैली में कैलाश विजयवर्गीय और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद थे। दोनों रैलियों के दौरान भी संघर्ष की खबरें मिली। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एक लंबी स्केल के 2 छोर हैं, एक छोर पर किसान और दूसरे पर सरकार। किसानों ने तख्ती पर गहरी स्याही से लिख लिया है कि कृषि कानून खत्म करवाए बिना नहीं मानेंगे। सरकार की तख्ती पर लिखा है कि कानून तो खत्म नहीं करेंगे, कुछ संशोधन कर सकते हैं। सरकार की रणनीति है कि कुछ कदम वो किसानों के छोर की तरफ जाए, कुछ कदम किसान चलकर आए तो बात बन जाए। और किसान कहते हैं कि उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। दोनों खुद को अपनी जगह सही बता रहे हैं, हर बैठक में सामने वाले को समझाते आ रहे हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। तो अब दोनों की पोजीशन क्या है, आगे हालात किस तरफ जाएंगे, भारत बंद की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात कर लेते हैं। बात शुक्रवार से शुरू करते हैं। शुक्रवार यानी 4 दिसंबर के अगले दिन 5 दिसंबर को किसानों और सरकार की 5वीं मीटिंग तय थी। 5वीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 बैठक 26 नवंबर को यानी आंदोलन शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। तो शनिवार वाली बैठक से पहले ही किसानों ने ऐलान किया था कि अगर सरकार ने अब उनकी बात नहीं मानी तो 8 दिसंबर को भारत बंद रखेंगे। किसानों की बात मानने का सीधा अर्थ है सरकार कानून खत्म करने के लिए राजी हो जाए। इस अल्टीमेटम की गंभीरता सरकार के स्तर पर दिखी। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर सीधे शामिल हुए।
शनिवार को किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले सरकार के बड़े मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। कौन था इन मंत्रियों में? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा किसानों से डील कर रहे दोनों मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और फूड प्रोसेसिंग वगैरह का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल। मीटिंग में क्या हुआ ये बात बाहर नहीं आई। चर्चा तो हुई होगी, लेकिन कि किसान नेताओं से कैसे डील किया जाए, कितने संशोधनों पर सहमत हुआ जाए। शनिवार का दिन आता है, फिर दोपहर 2 बजे से किसानों और सरकार की 5वीं मीटिंग शुरू होती है। लेकिन ये बैठक पहली 4 बैठकों जैसी नहीं रही। ये बैठक से ज्यादा मंत्रियों के बिल्कुल सामने किसान नेताओं के प्रोटेस्ट की तरह था। किसान नेता बैठक से पहले कह चुके थे कि अब उन्हें सरकार के साथ बार्गेन नहीं करना, हाँ या ना में जवाब सुनना है। सरकार को यानी पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया कि बातचीत के नाम पर सरकार के पास तीनों कानूनों को वापस लेने का विकल्प ही बचा है। और हुआ भी ऐसा ही। शनिवार वाली बैठक में किसान नेता यस एंड नो लिखी तख्तियां लेकर गए। उन्होंने मौन रहकर ये तख्तियां सरकार को दिखाई और जवाब मांगा, आप कानून खत्म करेंगे या नहीं? यस या नो में जवाब दीजिए। मीटिंग से बाहर निकलकर किसान नेताओं ने बताया कि सरकार फिर से टालम टोल के मूड में दिख रही थी। कृषि मंत्री कह रहे थे कि कानूनों में कई मंत्रालय शामिल हैं, इसलिए बदलाव की प्रक्रिया लंबी होगी। हालांकि उनकी बात में कुछ संशोधनों के लिए जगह नजर आई। किसान नेताओं ने मीटिंग में सख्त होकर सरकार से कानूनों के बारे में पूछा तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि 9 दिसंबर को अगली बैठक रखी है, जिसमें बदलावों का पूरा प्रपोजल लेकर आऊंगा। इसके अलावा कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से आंदोलन खत्म कर चर्चा के रास्ते आगे बढ़ने की अपील भी की। ये भी कहा कि बुजुर्गों और बच्चों को ठंड और कोरोना की वजह से लौटा दिया जाए। इस नोट पर 5 दिसंबर वाली बैठक खत्म हुई, लेकिन 9 दिसंबर को अगली बैठक से पहले 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर यानी मंगलवार को किसान भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। अब यहां से शुरू होती है विपक्षी पार्टियों की राजनीति। इस तरह के चंद मौकों पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखती हैं, मोर्चा बना लेती हैं। 2014 के बाद हमने कई दफा ऐसा देखा कि मोदी सरकार आने के बाद इस तरह के मोर्चे बने हों। मसलन 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विपक्षी एकजुट हुए और उसके बाद कई मौके आए। आखिरी दफा एनआरसी और सीए कानून को खत्म करने की मांग पर कांग्रेस की अगुवाई में बाकी विपक्षी पार्टियां साथ आई थी। इस मुद्दे पर मजबूत विपक्ष तैयार करने का प्रयास सोनिया गांधी की अगुवाई में शुरू हुआ है। रविवार को कांग्रेस समेत देश की कई बड़ी पार्टियों ने एक साझा बयान जारी किया। इस पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन और कश्मीर वाले पीएजीडी के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला के नाम थे। हालांकि इस बार विपक्ष की एकजुटता थोड़ी खंडित दिखी। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के साझा बयान में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था और इसमें राजनीति की महीन बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी टीएमसी के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगी, इसलिए ममता ने इनके साथ साझा बयान जारी न कर अलग से भारत बंद का समर्थन किया। केजरीवाल भी कांग्रेस नीति विपक्ष में शामिल नहीं हुए क्योंकि पंजाब में उनकी कांग्रेस से ही सत्ता के लिए लड़ाई है। किसानों के प्रदर्शन शुरू होने के बाद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का झगड़ा भी ट्विटर पर खूब चला, तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के भारत बंद कार्यक्रम को सफल करने के लिए अलग से ऐलान किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी अपनी पार्टी वर्कर्स से पूरे राज्य में भारत बंद को कामयाब बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान एक वाजिब वजह के लिए लड़ रहे हैं, जब तक नए कृषि कानून खत्म नहीं हो जाते तब तक उन्हें लड़ना चाहिए। रविवार को शिरोमणि अकाली दल यानी एनडीए का पुराना दोस्त, उसके डेलीगेशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की और किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने की अपील की। शिवसेना और अकाली दल दोनों कभी एनडीए में साथ थे, अब इसी रास्ते पर एक तीसरी पार्टी भी जा रही है, इसका भी एनडीए से कनेक्शन है और ये अभी भी एनडीए में है क्योंकि अकाली दल और शिवसेना तो नहीं है। ये तीसरी पार्टी है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी। इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। साथ में धमकी भी दी कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो मैं एनडीए से अलग हो जाऊंगा। ये रविवार यानी 6 दिसंबर तक के अपडेट हैं। अब 7 दिसंबर की सुबह की बात शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। घोषित तौर पर तो किसानों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने गए थे, लेकिन खबरें आई कि उन्हें किसान नेताओं ने मंच पर नहीं जाने दिया क्योंकि किसान नेता अपना मंच राजनीतिक पार्टियों को नहीं दे रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ।
सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है, हमारे लिए हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे हैं अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या इस तरह से आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं, वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। हंगामे वाली एक खबर आज लखनऊ से भी आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से किसान यात्रा शुरू करने के लिए लखनऊ से जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही मजबूत पहरा लगा दिया। अखिलेश यादव को घर से नहीं निकलने देने का पुलिस ने इंतजाम किया। इस पर अखिलेश ने एक शेर के जरिए लिखा, हुकूमत किस किस को नजरबंद करेगी। हालांकि अखिलेश और उनके समर्थक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सड़क पर बैठ गए, फिर उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया। अखिलेश यादव का बयान भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का समर्थन है, जो आंदोलन किसानों का चल रहा है। किसानों की हर मांग जायज है, किसानों की हर मांग जायज है। क्या एमएसपी नहीं देना? अगर एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा एमएसपी? आपने यही वादा किया, सरकार ने ये वादा किया कि किसान की आय बढ़ाएंगे, किसान की आय दोगुनी होगी। आज कानून कौन सा लाया जा रहा है? ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान की जमीन लूट ली जाएगी, किसान के पैदावार को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, पूरा किसान धरने पर है। बोले समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम था और किसान यात्रा निकालने का फैसला था। जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, जो मंडियां बनी थी, उन मंडियों से लेकर के किसान बाजार तक जाना था। और केवल उत्तर प्रदेश का किसान नहीं, बल्कि देश का किसान आंदोलन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं की। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। अगर इनको जेल भेजना है तो जेल भेज दें। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब रोक ली। अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अभी तक तो पैदल ही जाएंगे हम, अब जहाँ तक जाने देंगे पैदल चलेंगे। चलिए पैदल। आज किसानों से ज्यादा विपक्षी पार्टियों की हलचल रही और सरकार के लिए भी किसानों से ज्यादा विपक्षियों पर हमला करने में आसानी रहती है और इसमें सरकार ने देर भी नहीं की।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद पवार तक सबको दोगला कह दिया। तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा, अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। फिर दोपहर बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं वो अराजकता का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने साजिश की बात भी जोड़ दी। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के व्यापक हित में कृषि संबंधी इस कानून को पास करके देश के अंदर लागू किया है, कई राज्य सरकारों ने अपना समर्थन इसके साथ व्यक्त करते हुए इसे लागू किया है। उस समय इन सभी राजनीतिक दलों के इस चरित्र को देखें, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर अन्य जितने भी ये दल हैं, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टीज, ये सभी अपनी घोषणा पत्र में क्या कहते थे? 2019 के घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के देखे जाएं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बहुत स्पष्ट रूप से एपीएमसी एक्ट के संशोधन का समर्थन करता है, मंडी प्रथा को समाप्त करने की वकालत करता है। लेकिन अगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उठाया है तो आज ये लोग देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण पैदा करके बोले वाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद 7 दिसंबर की शाम किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना भारत बंद का प्लान साझा किया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें और आपको चिंता है कि कल दफ्तर जाएं, बाजार जाएं ना जाएं, कैसे जाएं। इसलिए इनका प्लान भी सुन लीजिए। ये बंद के बारे में बोल दूं, ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले जो इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है, हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। आपने सबकी बात सुन ली, अब एक वकील की बात
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। इनसे बात की हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने। पूछा कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या किसी तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है और इसके कानूनी आधार क्या हो सकते हैं। सुनिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगा, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो कर सकता है, लीगल ग्राउंड्स तो कई हैं। एक तो यही है कि आपने राज्यसभा में बिल्कुल गलत तरीके से हो हल्ले में वॉइस वोट से पास करा लिया, जबकि कानून ये कहता है कि वोटिंग होनी चाहिए थी, तो वही एक ग्राउंड है। उसके अलावा ये तो राज्य का विषय है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। सिर्फ ट्रेडिंग जो है एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में है। लेकिन कायदे से ये कानून जो है ये एग्रीकल्चर से पर्टेन करते हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। तो ये कायदे से केंद्र पार्लियामेंट के थ्रू नहीं पास हो सकते थे, तो राज्य सरकारों का विषय है। तो ये भी एक ग्राउंड है। और तीसरा ग्राउंड ये भी है कि आपने कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, ना तो राज्यों से कंसल्टेशन किया, ना किसानों से कंसल्टेशन किया। तो ऐसे तो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया लोगों को दिख रहा है उससे लोग बहुत निराश हैं। और जो सरकार के विरोध में कुछ चैलेंज करना चाहते हैं किसी सरकारी कानून को या किसी सरकारी नीति को या किसी सरकारी फैसले को, वो लोग अब डरने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने में, क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार का ही पक्ष लेगी। ऐसी एक भावना हो गई है। करीब करीब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स और सिटीजन्स हैं जो कि पूरी तरह से सरकार के समर्थन में नहीं है, उनके अंदर एक ये भावना डेवलप हो गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आखिर में यह भी समझिए कि किसानों और सरकार की अभी पोजीशन क्या है। जो अभी तक जानकारी कृषि मंत्री के बयानों से या कई स्रोतों से आई, उसके मुताबिक सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार कई सारे संशोधनों के लिए राजी है और ये बात किसान नेताओं को बता दी गई है। वो कौन कौन से संशोधन होंगे, इसकी लिखित जानकारी सरकार अगली बैठक में यानी 9 दिसंबर को किसानों को देगी। किसानों की एक मांग एमएसपी को लेकर है। एमएसपी नहीं बंद करने या सरकारी खरीद बंद नहीं करने की गारंटी सरकार किसानों को लिखित में देने को तैयार हो सकती है, लेकिन इसे कानून का हिस्सा बनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन जैसी कई दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार अभी वक्त जुटा रही है, जरूरत हुई तो संसद के सत्र में इन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन किसानों के कानून पूरी तरह से खत्म होंगे इस पर सरकार शायद ही सहमत हो। और भारत बंद, इसे लेकर भी केंद्र सरकार तैयार है। सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, कोविड के नियमों का पालन करते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और शांति कायम करने के निर्देश। 12 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, हाल के दिनों का सबसे बड़ा आंदोलन। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन दिया, उससे इस कार्यक्रम के असरदार होने की उम्मीद है। उम्मीद यह भी है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से शांति बरती जाए। शांति बहुमूल्य है। आप अपने मुद्दों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अपने ढंग से उनका जवाब दे रही है, लेकिन सड़क पर चलता हुआ कोई भी नागरिक यदि इन प्रदर्शनों से परेशान होता है, उसके जानमाल को, संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो ये उस कॉज के लिए एक बड़ी कमी होगी, चोट होगी। अपनी बात अहिंसक तरीके से रखें। इसी महान देश में, इसी देश के एक पुरखे ने सत्याग्रह के हथियार को ईजाद किया था। उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी इस बात को याद रखेंगे कि सत्याग्रह में जो पहला शब्द है वो सत्य है, और सत्य कायरों की हिंसा के दूसरे पाले में खड़ा होता है, वो निर्बलों का बल होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपनी अंतर्चेतना का खूब ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी।